Question number 48. X is multiple products manufacturer. One product line consists of motors and the company produces 3 different models. So it produces many types of things. There are many different products being produced. Out of them, they are talking about one product, which is motors. And इसके हमारे पास 3 models हैं. We produce 3 different types of these motors. X is currently considering a proposal from a supplier who wants to sell the company blades for the motor line. To produce motors, we require a material which is known as blade. So right now we are considering a proposal for this blade. Somebody is ready to sell us the blades. The company currently produces all the blades it requires. Right now they are manufacturing these blades. Now they have got this proposal to sell the blades. In order to meet the customer's needs, X currently produces 3 different blades for each motor model, that is 9 different blades. So 3 models of motors we have. For each model we require 3 different types of blades. So in overall we need 9 different kinds of blades which we till now manufacture. The supplier would charge 25 rupee per blade regardless of blade type. किसी भी blade को आप manufacture करो या खरीदो 25 rupees में he is ready to sell it to you. So for you irrespective of what is the blade type, आपको हर एक blade 25 rupees में ही मिलेगी. For the next year, X has projected the cost of its own blade production as follows based on projected volume of 10,000 units. So projection or budget based on 10,000 units of blade, they have prepared the cost budget. Material, labor, variable overhead. Fixed overhead में we have factory supervision and other fixed cost. ये सारे हमारे cost details दिए हैं जो हमने budget किए थे अगर हम 10,000 units of blade manufacture करें. Again these costs are not specific with the kind of blade. ओवरऑल कोई भी ब्लेड हो 10,000 ब्लेड्स है तो इतना इतना कॉस्ट लग रहा है. दैट मीन्स वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन हमें दी थी 9 डिफरेंट ब्लेड्स, दैट वाज टोटली इररेलेवेंट. जब कॉस्ट स्ट्रक्चर उन सभी का सेम है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी टाइप की ब्लेड हो, हम उन सबको एक जैसे ही कंसिडर कर सकते हैं. अज्यूम द इक्विपमेंट यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस द ब्लेड्स हैज नो अल्टरनेटिव यूज एंड नो मार्केट वैल्यू. इक्विपमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसका कोई दूसरा यूज नहीं है. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ब्लेड प्रोडक्शन विल रिमेन आइडल इफ द कंपनी परचेजेस रादर देन मेक्स द ब्लेड्स. अगर कंपनी ब्लेड्स खरीदती है रादर देन परचेजिंग देम तो जो स्पेस इसका प्रोडक्शन में यूज हो रही थी वो आइडल रहेगी, कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है उसका. फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट रिफ्लेक्ट द सैलरी ऑफ अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर who would be dismissed from the firm if blade production ceased. जो फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट दिख रहा है 35,000 का, इट इज नथिंग बट द सैलरी ऑफ अ सुपरवाइजर. और ये सुपरवाइजर को हमें डिसमिस करना पड़ेगा अगर हम ब्लेड्स का परचेज ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो. इफ वी स्टॉप द मैन्युफैक्चर वील हैव टू डिसमिस हिम. इसका मतलब हमें ये कॉस्ट नहीं लगेगा अगर हम परचेज के ऑप्शन पे जाते हैं तो. मतलब वैसे तो हम देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट भी लगता ही है चाहे आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट करो या ना करो, हमेशा फिक्स कॉस्ट सेम रहता है. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो ये 35,000 लगेगा, परचेज करते हो तो नहीं लगेगा. वेराज जो अदर फिक्स कॉस्ट है उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि वो तो दूसरे फैक्ट्री के ओवरऑल फिक्स कॉस्ट होंगे. और भी प्रोडक्ट्स बना रही है ना फैक्ट्री तो ये एज इट इज चलते रहेंगे. सिर्फ इसके बारे में बोला है कि ये उस सुपरवाइजर की सैलरी है जो हमें अब नहीं देना पड़ेगी तो हम सिर्फ इसी को मानेंगे कि ये अब नहीं लगेगी, बाकी के सारे एज इट इज लगेंगे. रिक्वायर्ड डिटरमिन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ परचेजिंग रादर देन मैन्युफैक्चरिंग द ब्लेड्स रिक्वायर्ड फॉर मोटर प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर में हम ब्लेड्स का परचेज करें रादर देन प्रोडक्शन. मैन्युफैक्चर की जगह अगर परचेज पे जाते हैं तो कितना हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट या लॉस होता है मैन्युफैक्चर से परचेज पे शिफ्ट होने का प्रॉफिट या लॉस. सेकेंड, डिटर्मिन द लेवल ऑफ मोटर प्रोडक्शन वेयर एक्स वुड बी इंडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड प्रोड्यूसिंग द ब्लेड्स. सेकेंड में बोला है वो लेवल बताओ आप जब एक्स
indifferent हो between both the options, purchase and buy. So we know indifference point, difference in fixed cost upon difference in variable cost per unit. Fixed cost भी हमें मालूम है, दोनों ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस कितना है, सिर्फ वो 35,000, और वेरिएबल कॉस्ट हमें परचेज का कॉस्ट दिया है 25 रुपीज, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है 10,000 यूनिट्स बनाते हो तो इतना इतना लगता है. सो वी कैन इवन फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर दिस. इजीली हम डिफरेंस पॉइंट निकाल सकते हैं. If the future volume level was predicted to decrease, what would that influence the decision? फ्यूचर में अगर हमारा प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हमारा डिसीजन इफेक्ट होगा? बेस्ड ऑन इंडिफरेंस पॉइंट वी कैन आंसर. अगर प्रोडक्शन कम होता है तो वी ऑप्ट फॉर द ऑप्शन विथ लेसर फिक्स्ड कॉस्ट, ज्यादा होता है तो वी ऑप्ट फॉर द ऑप्शन विथ हायर पीवी रेशियो और लेसर वेरिएबल कॉस्ट. थर्ड, for this part only, assume that space presently occupied by blade production could be leased to another firm for 45,000 per year. How would this affect the make or buy decision? थर्ड पार्ट के लिए बोला है कि मान लो जो स्पेस आपकी रिलीज होती है, जो बोला गया जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, वो आइडल ही रहेगी. अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको भी 45,000 पे लीज पे दे सकते हो, इन दैट केस आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, मेक और बाय? क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट? सो द फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग की बजाय परचेज करने पे कितना एडिशनल प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो फाइंड करना है. अगर हम 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है वो हमें गिवन है. अगर 10,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करें तो कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज गिवन. सो वी कैन फाइंड अगर हम 10,000 यूनिट्स परचेज करें तो कॉस्ट कितना होगा. दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा. टोटल cost of purchase of 10,000 units. Budgeted output is 10,000 units. 10,000 units बनाने पे टोटल, खरीदने पे टोटल कॉस्ट कितना लगेगा. So we know cost of purchase will be 10,000 into 25, that is 2,50,000. ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज. इसके अलावा और कौन सा कॉस्ट लगेगा? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब तो अब नहीं लगने वाले. इवन फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट ये भी नहीं लगेगा. अदर फिक्स्ड कॉस्ट ये अभी भी कंटिन्यू होता रहेगा. या तो आप ऐसा करो अदर फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि इररेलेवेंट है, कॉमन कॉस्ट है, दोनों जगह से इग्नोर करो, परचेज से भी और मैन्युफैक्चर से भी, या फिर दोनों ही जगह कंसिडर करो. जैसा हम हमेशा करते हैं, वी जनरली इग्नोर दीज कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग. जो रेलिवेंट है हम उन्हीं को ही कंसिडर करते हैं. तो उसके हिसाब से हमारा कॉस्ट लगेगा 2,50,000. देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर किए जाए तो कौन से हमारे एडिशनल कॉस्ट लगेंगे. सो वी विल हैव मटीरियल 75,000, labor 65,000, variable overheads 55,000 and factory supervision 35,000. total कितना होगा? 2,30,000. these are the costs specifically related to manufacture. मतलब अगर हम परचेज पे जाते हैं तो हम 20,000 एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हैं. अगर परचेज पे जाते हैं तो वी आर इनकरिंग एडिशनल 20,000, मतलब हमें और लॉस हो रहा है 20,000 का. सो वी कैन से नेट लॉस बाय ऑप्टिंग फॉर परचेज rather than manufacture, it's 20,000 एडिशनल कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है.
Indifference point is nothing but difference in fixed cost upon difference in variable cost per unit. Difference in fixed cost, we know it is 35,000, which relates to factory supervision cost. Difference in variable cost per unit, हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा. इसका तो 25 है. मैन्युफैक्चरिंग का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? सो वी विल कैलकुलेट 75,000 plus 65,000 plus 55,000. All this is for 10,000 units. So ये तीन ही वेरिएबल कॉस्ट है. फैक्ट्री सुपरविजन तो फिक्स कॉस्ट है, वो ऊपर आ गया. कितना है? 19.5. परचेज का है 25 माइनस 19.5 है मैन्युफैक्चर का फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दिस विल गिव अस द इंडिफरेंस पॉइंट. (6364 units. If we manufacture 6364 units, हम बोलेंगे वी आर इनडिफरेंट और दिस कंपनीज विल बी इनडिफरेंट. वो चाहे तो परचेज ऑप्शन सिलेक्ट करे, चाहे तो मैन्युफैक्चर ऑप्शन सिलेक्ट करे. दोनों में से वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है. इसके बेसिस पे हमने बोला था अगर 10,000 यूनिट्स बनना है तो हमें परचेज सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. इसके बेसिस पे ऑल्दो डिसीजन मेकिंग नहीं पूछी थी ना हमसे, सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालना था, हमने निकाल लिया. लेकिन इसको देख के समझ आता है कि हमें परचेज ऑप्शन पे नहीं, मैन्युफैक्चर ऑप्शन पे जाना अगर 10,000 यूनिट्स बनाना है तो. इंडिफरेंस पॉइंट आया 6364 यूनिट्स. इसके आगे बोला है इसी पॉइंट में, अगर आपका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए, इन दैट केस व्हाट विल बी योर डिसीजन. If the future volume level were predicted to decrease, would that influence the decision? क्या आपका डिसीजन चेंज होगा? पहले आप मैन्युफैक्चरिंग को बेटर समझ रहे थे. अगर आपका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाता है, क्या आपका डिसीजन इससे चेंज होगा? होगा. कैसे? करेक्ट. अगर हमारा क्वांटिटी 6364 से भी रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस होके यहां तक आए तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा. बट इफ इट इज रिड्यूस्ड मोर देन दिस, 6364 से भी नीचे अगर पहुंच जाए वॉल्यूम, इन दैट केस हमें वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है. फिक्स कॉस्ट कम है हमारे परचेज ऑप्शन का, तो हमें परचेज पे जाना चाहिए rather देन मैन्युफैक्चरिंग. आया समझ में? सो वील राइट अ स्टेटमेंट. इफ the volume is decreased to 63 less than 6364 units, we will opt for purchase rather than manufacture as it has lower fixed cost. And thus will ensure an early break even. Any doubts? थर्ड पॉइंट में बोला है, अब ये मान लो कि अगर आप परचेज ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो स्पेस आइडल हो जाती है उसको आप 45,000 रुपीज के रेंट पे दे सकते हो. पूरे साल में उससे आप 45,000 रुपीज अर्न कर सकते हो. अब क्या आपका डिसीजन इफेक्ट होगा? तो अगर हमें 45,000 रेंट का मिल रहा है, हम परचेज पे जाते हैं तो नेट लॉस हमें 20 होता है और रेंट से 45,000 की इनकम हो जा रही है, तो दैट मीन्स हमें हमारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा. लॉस की जगह अब हमें 25,000 का प्रॉफिट होगा.
इन दैट केस हमें परचेज ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए. Net loss on purchase without considering rent from 1, it was 20,000. Income from rent 45,000. Net profit on purchase will be now 25,000. Since in this case purchase option gives the net additional benefit, we should opt for purchase rather than make. Any doubts? का फर्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस द गेट्स इज नो अल्टरनेटिव एंड नो मार्केट वैल्यू. उसका हमको वैल्यू नहीं दी. क्या अगर वैल्यू दिया रहता तो हमें फिश को कंसीडर करते हैं. जो इक्विपमेंट आप खरीद चुके हो वो संक कॉस्ट, उसका डेप्रिसिएशन आप उसको यूज करो तो भी लगेगा, नहीं करो तो भी लगेगा. ओके लेकिन अगर उसका सेल वैल्यू कुछ दिया होता, आप चाहो तो आज के दिन ही उसे इतने पे बेच सकते हो, तो वो आपका कंसिडर होता. ओके डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कॉस्ट इनकर कर चुके हो, लग चुका है अब पूरा का पूरा, सिर्फ उसे चार्ज कर रहे हो अब आप. Write this and take a break. Then